मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर इंडिया गठबंधन के एक नेता के आने का सिलसिला लगातार चलता रहा। सभी नेताओं का स्वागत शिवसेना और कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने किया। झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 अटा पड़ा था। भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में होगी। इसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के संयोजक का नाम तय करने के अलावा समन्वय समिति के गठन किए जाने की उम्मीद है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। देश की जनता चाहती थी कि हम इस गठबंधन को बनाने का काम करें। हर कोई जानता है कि पीएम चुनने की प्रक्रिया क्या होती है। सांसद अपना नेता चुनेंगे, पीएम मोदी से अधिक ईमानदार होंगे और लोगों के प्रति वफादार होंगे कि आने वाले समय में ये और मजबूती का रूप धारण करेगा। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ रमन कुमार, मुंबई, न्यूज़ 24। एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ने लगा है। विपक्षी पार्टियों की जो बैठक मुंबई में आयोजित की गई है उसके लिए 28 पार्टियां शामिल हो रही हैं, यानी इंडिया गठबंधन अब 28 दलों का हो चुका है। इससे पहले अगर बात करें तो पहली बैठक में जो कि पटना में हुई थी उसमें 15 पार्टियां शामिल हुई थी। इसके बाद जो बेंगलुरु में बैठक हुई उसमें 26 पार्टियां शामिल हुई थी और अब 28 पार्टियां शामिल हो रही हैं। यही कारण है कि जो महाविकास आघाड़ी जो इसको आयोजित कर रही है उनके हौसले बुलंद हैं, साथ ही इंडिया गठबंधन के भी हौसले बुलंद हैं। ममता बनर्जी तो यहाँ तक कह रही हैं कि खेला होवे, यानी कि खेला होने वाला है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी भी कह रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, देश में बदलाव की बयार है। इन हाल के दिनों में जो सर्वे हुए हैं और जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी अभी भी जो महायुति है महाराष्ट्र में उस पर मजबूत है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो एमबीए है उसके भी हौसले बुलंद हैं और इंडिया गठबंधन के भी हौसले बुलंद हैं। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। विपक्ष गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक का आगाज़ हो चुका है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ये बैठक जारी है। 2 दिवसीय बैठक होगी। इसके लिए तमाम विपक्षी नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और कई सारे एजेंडों को भी सेट किया जाएगा। सबसे पहले इस गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी सबसे पहली बैठक पटना में हुई थी, दूसरी बैठक इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु में हुई थी और यहीं पर इसको नाम दिया गया था। और अब जो तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है तो इसको चेहरा दिया जाएगा, यानी कि सिंबल का अनावरण किया जाएगा। 8 से 10 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया जा सकता है। इंडिया गठबंधन की जो बातें हैं मीडिया में सही तरीके से पहुंचाने के लिए उसके लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो सकती है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया जा सकता है। तमाम जो विपक्षी पार्टी इस गठबंधन में शामिल है उनके हितों को साधने के लिए 11 सदस्य की कोऑर्डिनेशन टीम यहां पर बनाई जाएगी, लेकिन संयोजक पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। पहले कहा जा रहा था कि इस इंडिया गठबंधन की तीसरी दौर की बैठक में कोई ना कोई संयोजक का ऐलान जरूर किया जाएगा, लेकिन अब सूत्रों की माने तो किसी भी तरीके के संयोजक का नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर सभी जो दल है उसमें सहमति नहीं बन पा रही है। कैमरा पर्सन सुनील भारती के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। इस बैठक पर हमलावर होते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार और घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी की तरफ निशाना साध रही है और अब पलटवार में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर करारा प्रहार किया। उन्होंने गठबंधन पर करोड़ों रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मुंबई में घमंडिया बैठक हो रही है। संबित पात्रा ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई में जीएम यानी घमंडिया मीटिंग हो रही है। इन पार्टियों ने 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। ये एक स्वार्थी गठबंधन है। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिक फायदा उठाना है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। आपको बता दें 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस दौरान संसद के दोनों सदनों की 5 बैठकें होंगी और ये बैठकें संसद के नए भवन में होंगी, यानी नई बिल्डिंग में होंगी। पिछली बार जो मानसून सत्र हुआ था वो पुराने भवन में हुआ था, लेकिन अब संसद का नया बिल्डिंग बनकर तैयार है और अब नए भवन में संसद का ये स्पेशल
विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। आपको बता दें, एजेंडा को लेकर अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि आखिर इस 5 दिन के सत्र में सरकार क्या चर्चा करेगी। संभव है कि G20 में जो एक तरह से भारत की बादशाहत स्थापित हो रही है, दुनिया भर के तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं और भारत की इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सफलता के तौर पे देख रहा है, उस मुद्दे पर संसद के सत्र में चर्चा की जा सकती है। यूसीसी को भी लेकर चर्चा है, हालांकि यूसीसी को लेकर जो कमेटी है वो अभी इस पर बातचीत कर रही है, अभी उसका काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो तमाम तरह की अटकलें हैं, क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि मोदी सरकार और खासकर प्रधानमंत्री मोदी आउट ऑफ बॉक्स कई बार काम करते हैं, इसलिए संसद के मानसून सत्र के बाद विंटर सेशन से पहले ही विशेष सत्र बुलाना ये जरूर एक दिखाता है कि जरूर सरकार के एजेंडे में कुछ न कुछ बड़ी चीज है और इसी को लेकर सरकार ने संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। इंडिया गठबंधन की मीटिंग मुंबई में होने जा रही है और इसी के समांतर में महायुति ने भी अपनी बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग का प्रभाव कम करने के लिए महायुति की ओर से यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। बैठक में यह बताने की कोशिश होगी बैठक के जरिए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेता उनके ही साथ नहीं है। आज महायुति की बैठक में डिनर डिप्लोमेसी होगी और कल मीटिंग जो है वो की जाएगी। मीटिंग में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टियों की ताकत की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि अजित पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली बार जो है महायुति की बड़ी बैठक जो है वो मुंबई में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी जो है शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा तीनों पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं वो इस महायुति की बैठक में शामिल होंगे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। गुजरात विधानसभा का आगामी सत्र पूरी तरह से होगा पेपरलेस। प्रस्ताव से लेकर मत तक सभी कुछ होगा डिजिटल। विधायक ले रहे हैं ट्रेनिंग। इन दिनों गुजरात के तमाम विधायक डिजिटल ट्रेनिंग लेने में व्यस्त हैं। कल से शुरू हुए 4 दिन के वर्कशॉप में विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान डिजिटली काम करने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इस बार गुजरात विधानसभा का मॉनसून सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होने जा रहा है। पूरा का पूरा कामकाज एक ऐप के जरिए किया जाएगा। विधानसभा की पूरी कार्रवाई के साथ जुड़ी हुई सभी बातों को इस एप्लीकेशन में शामिल किया गया है, जिससे विधायक टैबलेट पर ऑनलाइन ही उनकी सभी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। सदन में आने वाले प्रस्तावों पर विधायक अपना मंतव्य और वोट दे सकेंगे। इतना ही नहीं, उनकी सदन में हाजिरी भी टैबलेट के जरिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से दर्ज करा सकेंगे। 13 सितंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र के लिए राज्य के सभी विधायकों को नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि NEVA की ट्रेनिंग शुरू की गई है। 4 दिन के इस वर्कशॉप में विधायकों को टैबलेट पर नेवा एप्लीकेशन के जरिए ही सवाल पूछने और जवाब देने की ट्रेनिंग दी जा रही है और अधिकारियों ने भी इस विधानसभा सत्र में पूरी तरह से डिजिटल काम करने की तैयारी कर ली है। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका इसलिए क्योंकि सिटिंग एमएलए, बीजेपी से सिटिंग एमएलए ने भी इस्तीफा दे दिया है। ये शिवपुरी के कोलारा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने इस्तीफा देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं सिंधिया समर्थकों पर। आपको बता दें कि इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को त्याग पत्र भी सौंपा गया, जिसमें तमाम तरह के आरोपों का जिक्र भी किया है। सिंधिया समर्थक मंत्रियों का नाम भी नहीं लिया, लेकिन इसके साथ ही सिंधिया समर्थकों पर ये आरोप लगाए हैं कि जब से बीजेपी में जो नए लोग ज्वाइन करने के बाद बीजेपी में ये हालात हो चुके हैं कि जो पुराने बीजेपी के नेता हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस बात का जिक्र किया है। आपको बता दें कि वीरेंद्र रघुवंशी लगातार इसमें चर्चाएं बने रहे थे और उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए उसमें सिंधिया समर्थकों को ही निशाने पर लिया गया है और इसकी अभी तक उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान कांग्रेस ने अपना एक बड़ा होमवर्क पूरा कर लिया। दरअसल राजस्थान कांग्रेस के इसी वॉर रूम में पिछले 3 दिनों से स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों की बैठक चल रही थी। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में पार्टी के पिछले चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार या जो चुनाव जीत कर आए थे, विधायक बने थे, उन उम्मीदवारों से बातचीत की गई। उनसे पूछा था
कि किस तरह के समीकरण पिछली बार रहे थे उनकी हार जीत के लिए और इस बार कितना बड़ा बदलाव उन्हें नजर आने लगा है। तो इस तरह की तमाम बातों का फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी बना ली है। हालांकि पार्टी की ओर से साफ कह दिया गया कि इस बार राजस्थान कांग्रेस की तरफ से जो भी चुनाव के टिकट के दावेदार होंगे उन्हें ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाकर अपने आवेदन जमा कराने पड़ेंगे। यानी कि मंत्री हो चाहे विधायक हो या आम कार्यकर्ता, यदि वो ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाकर अपना चुनाव लड़ने का आवेदन देता है तभी उसे कंसीडर किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष उसके इन नामों की स्क्रीनिंग करके पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी को नामों की सूची भेजेंगे और यहाँ से जो 3 से 5 नामों का एक पैनल बनाकर हाईकमान के पास उसे मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और हाईकमान को इन्हीं 3 या 5 नामों में से किसी एक को टिकट देना पड़ेगा। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती एक बार फिर टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप में घिर गई है। इस बार ये आरोप बसपा से ही निष्कासित नेता इमरान मसूद ने लगाया है। एक बार फिर वसूली के आरोपों में घिर गई है मायावती। बसपा नेता इमरान मसूद ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मायावती को 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, इसलिए बहन जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। दरअसल मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में इमरान मसूद को निष्कासित कर दिया था। बसपा से निष्कासित होते ही इमरान मसूद जी ने बहन जी पर आरोप जड़ दिया कि उन्हें 5 करोड़ रुपए नहीं दे पाया, इसलिए पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया है। कुछ ऐसे ही आरोप लगाते हुए कुछ साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जैसे नेता पार्टी से अलग हो गए थे। वसूली का ही आरोप नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाकर मायावती से हाथ छुड़ा लिया था और बाद में राम अचल राजभर से लेकर लालजी वर्मा तक मायावती पर टिकट के बदले पैसे वसूलने का आरोप लगाकर उनसे अलग हो गए थे। और अब 1 साल भी नहीं गुजरा कि कांग्रेस से सपा और सपा से बसपा में गए इमरान मसूद भी बहन जी पर पैसे वसूलने का आरोप लगाकर उनसे अलग हो गए हैं। इमरान मसूद के निष्कासन के बाद बसपा पर लग रहे आरोपों के बीच मायावती ने साफ किया है कि इमरान मसूद पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। दरअसल इमरान मसूद पर यह आरोप है कि बसपा में रहते हुए वो कांग्रेस के कुछ नेताओं की तारीफ कर रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। 2024 के चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली लक्ष्मीनगर विधानसभा के अलावा आप समझिए कि गांधीनगर विधानसभा और पूर्वी दिल्ली की करीब 9 विधानसभाओं में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसके अलावा कद्दावर नेता रहे हैं, शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति ये भी है कि आने वाले दिनों में वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा नेताओं का सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे अरविंदर सिंह लवली। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के साथ अगर चुनाव की रणनीति पर कामयाबी होती है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर भी अरविंदर सिंह लवली किस तरीके से केजरीवाल के साथ मान मनोबल कर पाएंगे, कैसे सीटों का बंटवारा कर पाएंगे और आने वाले दिनों में कैसे सामंजस्य बिठाकर रणनीति पर काम करेंगे, ये भी देखना होगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। पंजाब की 13,241 पंचायतों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में आज एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि इससे पहले पंजाब सरकार ने पंचायतें भंग कर चुनाव कराने की घोषणा भी कर दी थी और उसके लिए जल्दी ही शेड्यूल भी जारी होने वाला था। लेकिन वहीं पर पंचायतें और कुछ लोग हाईकोर्ट जा पहुंचे और उन्होंने PIL दायर कर दी, जिसके बाद हाईकोर्ट में लगातार ही सुनवाई चलती रही और आज फाइनल सुनवाई थी। इसी के चलते ही आज अचानक ही पंजाब सरकार ने जो पंचायतों को भंग करने वाला फैसला था उसको वापस भी ले लिया और वहीं पर कोर्ट ने भी कहा है कि लोकतंत्र पर जो प्रक्रिया है उसको भी अपनाया जाए। और इसी के चलते ही अब पंचायतें, यदि टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो पंचायतें बहाल हो चुकी हैं और वहीं पर जो पंचायतों के खाते सीज किए गए थे और इसके साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए थे उनको भी जल्दी ही सरकार हटा लेगी, जैसा कि जो वकील हैं वो सरकारी वकील हैं वो दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो राज्य सरकार है वो कब तक इनकी बहाली का नोटिफिकेशन जारी करती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। G20 समिट को लेकर तैयारियां जोर शोर पर आखिरी चरण में चल रही हैं, तो वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जाने वाले तमाम उन यात्रियों के लिए इस एडवाइजरी में साफ तौर पे कहा गया है, जो भी यात्री 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले हैं वो समय से और जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं,
क्योंकि आपको बता दें 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होना है और ऐसे में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष और VVIPs और अधिकारी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। जो VVIPs होंगे, जो उनके साथ होंगे और अन्य अधिकारी होंगे, उनको आपको बता दें कि उन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लाउंज से निकाला जाएगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए के जरिए यात्रियों को यह सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है जिससे कि उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। शिक्षा विभाग के एक फरमान के बाद बिहार के सरकारी स्कूलों का नज़ारा ही बदला रहा। दरअसल शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन की छुट्टी को रद्द कर दिया था, जिसके बाद बिहार के सरकारी स्कूलों में टीचर तो मौजूद रहे लेकिन छात्र और छात्राएं ही नाराज रहे। यह तस्वीर सिर्फ एक दो स्कूल की नहीं बल्कि बिहार के अधिकांश स्कूलों की यही तस्वीर रही। मौके पर मौजूद शिक्षकों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी थी कि आज के दिन भी स्कूल को खुला रखा गया और जिसके चलते खासकर जो महिला शिक्षक थी वो काफी नाराज दिखी हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि 25 सितंबर तक सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो शिक्षक संगठन के लोग इस मामले को लेकर हड़ताल करेंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। केवल कुछ दिन पहले चाइना द्वारा 2023 का स्टैंडर्ड मैप जो जारी किया गया, जिसमें चाइना द्वारा यहाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के अक्सई चिन इलाके को चाइना ने अपने इलाके के तौर पर दिखाया। उस घटना के केवल कुछ दिनों बाद ही सामने जो सैटेलाइट इमेजेस आई है अक्सई चिन के इलाके की, उसमें नज़र आ रहा है कि चाइना अक्सई चिन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 70 किलोमीटर के अंदर के इलाके में काफ़ी कंस्ट्रक्शन, काफ़ी गतिविधियां कर रहा है। जो इस इमेजेस में नज़र आ रहा है, सैटेलाइट द्वारा जो इमेजेस देखी जा रही है, इसमें साफ नज़र आ रहा है कि चाइना इस इलाके में बड़े बड़े टनल्स, उसके अलावा बड़ी बिल्डिंग्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। कई पुल नए बनाए गए हैं, सड़कें नई बनाई गई है। लेकिन अब ये जो सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा कंस्ट्रक्शन का मामला सामने आया है, इसको लेकर फिलहाल रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय सरकार देख रही है और पूरा जायजा ले रही है। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। पोखरण फील्ड फायर रेंज में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देखकर ब्राजील के कमांडर चकित रह गए और उन्होंने भारत के इन हथियारों की काफी प्रशंसा की। आपको बता दें कि इस दौरान सेना की डेजर्ट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने उनका स्वागत किया और हथियारों के प्रदर्शन को लेकर जानकारी दी। करीब 40 मिनट के फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में आकाश मिसाइल ने सफल निशाना साधा। इसमें अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। इसके साथ ही देश में ही बने सारथ BMP गन टैंक का भी सफल परीक्षण किया। इस दौरान ALH हेलीकॉप्टर ध्रुव ने मिसाइल फायर कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया। भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी हथियारों ब्राजील के कमांडर को अपनी ताकत से रूबरू कराया। आपको बता दें कि 28 अगस्त से भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं ब्राजीलियाई सेना के कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो। कैमरामैन अजय कुमार के साथ पूजा राठौर शर्मा, न्यूज़ 24। यूपी में महंगी हो सकती है बिजली, पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को नियामक आयोग ने दी मंजूरी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भले ही ये बात कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फ्यूल सरचार्ज के नाम पर पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली महंगी करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग से वापस नहीं लिया। इसके बाद अब इस प्रस्ताव को नियामक आयोग ने हरी झंडी दे दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें 1.9 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएंगी। आपको बता दें, फ्यूल सरचार्ज के माध्यम से 12 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी करने का प्रस्ताव पहले भी पावर कॉर्पोरेशन आयोग को सौंपा था, लेकिन आयोग ने उसे खारिज कर दिया था। 1 जनवरी 2020 को फ्यूल सरचार्ज के एवज में बिजली महंगी करने का पहली बार ही आदेश हो गया था, लेकिन अगले ही दिन आयोग ने इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी थी। अगर बढ़ी हुई दरें अक्टूबर से लागू होंगी तो सबकी निगाहें ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पर टिकी होंगी। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
दिल्ली के अलग अलग मेट्रो स्टेशंस पर सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। और इस मामले में सूत्रों की माने तो ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब से भी प्रीतपाल नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और उसी की निशानदेही पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशंस के बाहर सिख फॉर जस्टिस और अन्य खालिस्तानी संगठन जो है उनके समर्थन में नारे लिखे गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कई अपशब्द लिखे गए थे। उसको लेकर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उसने एक FIR दर्ज की थी और पूरे मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद स्पेशल सेल ने एक्शन लेते हुए इस मामले में कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें जो बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी जो है प्रीतपाल, उसको पंजाब से हिरासत में लिया गया। उसकी निशानदेही पर दिल्ली से कुछ लोगों को उठाया गया और अब इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कुछ ही दिनों में G20 होने वाला है, तो ऐसे में कोई भी शख्स G20 को लेकर कोई गड़बड़ ना कर सके, इसीलिए पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत ही इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जब संसाइल के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्रवण पूर्णिमा के मौके पर आज रक्षा बंधन के दिन सुबह की पहली किरण के साथ दक्षिणी कश्मीर में स्थित पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक की पूजा की गई और इसी के साथ साल 2023 की अमरनाथ यात्रा भी समापन हो गई। 62 दिनों तक चली इस अमरनाथ यात्रा के दौरान 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए और इस वर्ष देखा गया कि सबसे लंबी यात्रा चली और इस दौरान महंत दीपिंदर गिरी के अनुसार 2 श्रवण देखने को मिले और ये एक काफ़ी शुभ संकेत माना जाता है। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर। मंदिर हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सावन के 2 महीने में केवल इस मंदिर में 8 करोड़ से ज्यादा नैवेद्यम लड्डू का चढ़ावा बजरंगबली को चढ़ाया गया है। सावन को देखते हुए महावीर मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। रुद्राभिषेक हो या फिर महामृत्युंजय जाप या फिर कोई अन्य अनुष्ठान भक्तों द्वारा करना हो तो उनके लिए मंदिर में अलग से सुविधाएं मुहैया कराई गई है। सावन महीने में नैवेद्यम की बिक्री और भी बढ़ जाती है, जिस कारण सावन महीने में इस बार करीब 2.5 लाख किलो नैवेद्यम लड्डू की बिक्री दर्ज की गई है। ऐसे हर महीने नैवेद्यम लड्डू की बिक्री 1 लाख से लेकर 1,15,000 किलो तक जाती रही है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि आज देश में बालाजी तिरुपति के बाद महावीर मंदिर दूसरे स्थान पर चढ़ावा और आमदनी के मामले में पहुंच चुका है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।